हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो 75 तक की जो आंसर की है वो हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। 76 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वहाँ से जो है अपने मैच कर सकते हैं। 75 से आके स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द MSMED एक्ट विच एड्रेसेस द इशू रिलेटेड टू मीडियम स्केल and service related enterprises definition credit marketing and technology upgradation came into force। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2006 में। उसके बाद है आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर देते हैं कि अभी तक ऑफिशियल जो आंसर की है वो नहीं आई है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी तो जो क्वेश्चंस चैलेंज के लायक होंगे या फिर जिन क्वेश्चंस पर आपको डाउट है, कमेंट ज़रूर बताइएगा। जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसके साथ दोबारा से इस पेपर को डिस्कस किया जाएगा। 77 permission for distribution of service in another country under a specific copyright and tight control over operation is called। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हम फ्रेंचाइजी का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेटर ऑफ क्रेडिट। जिस क्वेश्चन की भी आपको डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डैश वाज सेटअप विद प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनलाइजिंग द कंट्री फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डाटा डिसमिनेशन। तो उसको क्या बोलते हैं जो कि ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट के लिए क्या करता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, डाटा रिप्रेजेंट थ्रो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। तो डाटा रिप्रेजेंटिंग थ्रो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ के द्वारा हम किसको समझ सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म ट्रेड को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 81, डैश हेल्प टू इंटीग्रेट फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इनटू रूरल सोसाइटी टू इंक्रीज द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द पुअर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीजनल रूरल बैंक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की कौन सी एडवांटेज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी की सभी एन एडवांटेज ऑफ सो इजी स्टार्टिंग ए डायरेक्ट इंसेंटिव सेंस ऑफ अकम्प्लिश्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की कौन सी एडवांटेज है? तो देखो, इजी टू स्टार्टिंग ए बिजनेस, बहुत ही ईजी होता है स्टार्टिंग करना बिजनेस का, बिल्कुल सही बात की गई है। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव प्रॉफिट के मतलब जो प्रॉफिट मिलता है वो सारा का सारा किसका होता है? सोल प्रोप्राइटर का होता है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव ही हो गया, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो इसका जो जहाँ तक राइट आंसर लग रहा है वो मोर देन वन ऑफ द अबव लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लग रहा है। उसके बाद है आपका 83, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ए पब्लिक इंटरप्राइजेज में टेक ए। तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ए पब्लिक, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होती हैं वो भी पब्लिक इंटरप्राइजेज के अंडर आती है, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी। तो कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये भी पब्लिक इंटरप्राइजेज का ही। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका, क्योंकि एक से ज़्यादा इसके जो है राइट आंसर दिए गए हैं। उसके बाद है विच वन पार्टी ग्रांट द अदर पार्टी द राइट टू यूज द एसेट्स इन रिटर्न फॉर ए पीरियडिकल पेमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब कुछ पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, एक पार्टी को अपनी एसेट्स को यूज़ करने को देते, तो वो हमारा लीज फाइनेंसिंग के अंदर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है आपका 85, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा ए सेट ऑफ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल वाज फॉलोड रिलेटेड टू बैनिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमाइन एंड क्लोरीन कंपाउंड। तो ये जो आपका मोनिट्रेल
एक कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसके अंदर इस चीज़ के बारे में बताया गया था, मॉनिट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है। और जो नेट का एग्जाम पेपर आया था उसमें क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिगार्डिंग है, तो इन्वायरमेंटल से रिगार्डिंग है। उसके बाद 87, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय द प्रमोटर ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी विद द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो हिंदी में भी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो दोनों में दोबारा से इसको जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सी फीचर नहीं है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पॉलिसी की। Implement the policy of disinvestment of public sector unit, reduction of the tax rate, contraction of the public sector। तो more than one of the ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, फुल फॉर्म पूछी गई है आरटीजीएससी की। तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। द मिनिमम नंबर कितने होते हैं कंपनी में, तो 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है क्लासिक कंपनी सोल्ड ए प्लांट एसेट्स फॉर ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें क्या पूछा गया है कि 50,000 की थी, 22,000 कैश मिल गए हैं और यहाँ पे जो है गेन दिखा रहा है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, तो देखो 22,000 रुपये में सेल की है और 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसका मतलब इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 17,000 रुपये इसकी कॉस्ट होगी। तो 50,000 में से 17,000 अगर लेस करते हैं तो 33,000 इसकी क्या आ जाती है, इसकी उस टाइम पे जब हमने सेल की तो वैल्यू इसकी कितनी रही होगी, 33,000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए शेयर होल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डू द कंसिडर लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना है कि इनमें से लिस्ट जो है सिग्निफिकेंस कौन सा है। तो देखो रिटर्न ऑफ एसेट्स ऑन एसेट कंसिडरेबल इज हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। रिटर्न ऑन एसेट्स, तो इसको भी जानने की इच्छुक रहते हैं शेयर होल्डर की एक एसेट से कितना रिटर्न हो रहा है, इक्विटी से कितना रिटर्न हो रहा है। नेट इनकम इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर रहने वाला है। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम टू प्रिडिक्ट इज वेदर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तो इसका कहीं ना कहीं जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि अगर एकदम से शेयर के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज है उसका भी प्रेडिक्ट लगाना मुश्किल होता है। उसके साथ सॉल्वेंट इन 6 मंथ प्रॉफिट विल इंक्रीज इन द कमिंग ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर बेस्ड ऑन। तो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं हमारे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके बाद आता 3 मेजर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 3 मेजर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रोप्राइटरशिप के बेस पे, ट्रस्ट एंड कंपनीज के बेस पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 96। 96 आपका Human Resource Department of any organization had to ensure the adequate number of employees available throughout the organization at which level human resource manager work। तो human resource जो मैनेजर वर्क है वो ना तो आपके लोअर लेवल के होते हैं ना ही ज़्यादा टॉप, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये आपके आते हैं। उसके बाद वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएट विद मेजरमेंट ऑफ बिजनेस ग्रोथ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स। क्योंकि ये जो है मेजरमेंट बिजनेस ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए जो है ऑब्जेक्टिव का काम नहीं करता। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस की बिजनेस ने कितनी ग्रोथ की है, तो नंबर ऑफ क्रेडिटर्स के बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 98 मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो किस स्टेटमेंट को ये हाईलाइटेड करता है, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तभी हमारी क्या होगी, जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी और प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99।
An investor deposits 600 in a bank and plan to leave it there for a year. The value of the account after 4 year if earn is simple interest given है 10% से, तो 1 year का कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, तो 4 year का आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 240 हो जाएगा। और 600 अमाउंट प्रिंसिपल का है और 240 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल जो अमाउंट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 840 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, मैच द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिस्ट विच देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन। तो इसके साथ मैच करना था सर्वाइवल, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न एनफ रिवेन्यू टू कवर कॉस्ट। कम से कम, सर्वाइवल का मतलब है कम से कम जितनी कॉस्ट है उतनी तो हमारी रिवेन्यू होनी ही चाहिए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और इंक्रीज इन द कैपिटल। देखो ये यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि ग्रोथ बताएगा तो कौन से बताएगा, जब हमारे इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और इंक्रीज इन द कैपिटल। प्रॉफिट ए विटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूस सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी का सेकंड रहेगा, सी का हमारा फर्स्ट रहेगा और ए का हमारा थर्ड रहेगा। तो ए का हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद एन इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। तो कौन सा जो है इनमें से रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ था, जब वहाँ पे क्या हुआ था, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पूछा गया था और उसमें यूज़ नहीं होता है, तो वो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट था। ठीक है, विद साइंटिफिक 102 रह गया। ही बिलीव दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सक्सीड विदाउट विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज एम्प्लॉय, फॉर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट। कि दोनों ही मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों ही मिलकर काम करें, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। तो एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूरी है जीतना। तो इसको क्या बोलेंगे, जब दोनों ही अच्छे से मिलके काम करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिसिप्लिन में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है विच साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू रेंडर देयर सजेशन वाइल टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन। द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद है विच कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ 7 वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो 7 वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या करने की कोशिश की जाती है, कम करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105, विच साइंटिफिक टेक्निक वर्क स्टडी स्टेबलाइज इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर पार्ट और प्रोडक्ट। विच साइंटिफिक टेक्निक जो वर्क स्टडी करती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद है 106, द दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन यूज, स्टोरेज, सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स आफ्टर कंसिडरिंग इट एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। विच प्रिंसिपल ऑफ फेल मेंशन इन द अबव डिसीजन। तो किस डिसीजन में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनिशिएटिव, यानी कि पहल। ठीक है, किसी भी चीज़ के, अच्छी चीज़ के बारे में पहल करना, इनिशिएटिव, इनकरेज करना। इन विच बिजनेस द स्पोर्ट्स सर्विस एक्टिविटी आर कैटेगराइज। तो कौन सा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्पोर्ट्स सर्विस, विच स्पोर्ट्स सर्विस कमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो स्पोर्ट्स सर्विस एक्टिविटी आर कैटेगराइज। तो देखो स्पोर्ट्स सर्विस जो होती है वो हमारी टर्चरी यानी कि सर्विस सेक्टर में आती है। तो सर्विस सेक्टर इसमें मेंशन है ही नहीं, तो 107 का क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद है नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन डिटेल्स एज टू द क्वालिटी, ग्रेड, डिज़ाइन, साइज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परफॉर्मा इनवॉइस।
उसके बाद है विच रिटेल बिजनेस एक्ट एज ए यूनिवर्सल सप्लायर ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारी वैरायटी प्रोडक्ट की जो है यूनिवर्सल सप्लायर होते हैं और वाइड वैरायटी होती है। उसके बाद है 1110, द पर्सनल इन चेन स्टोर हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम। तो कहाँ से जो चेन स्टोर है उसको किन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी, हेड ऑफिस से जो इंस्ट्रक्शन आती है वही वो फॉलो करते हैं। ठीक है। रिटेलर वो हैव नो फिक्स प्लेस ऑफ सेल आर कॉल्ड। तो देखो उनके कोई इनहेरिएंट रिटेलर, जो कि जैसे ये रेहड़ी वाले हैं ये इसी के अंदर आते हैं, इनकी कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होता जहाँ पर इनको ये लगता है कि आज यहाँ पर अच्छी सेल हो जाएगी। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर स्कूल्स के आगे लगा लेते हैं। ठीक है, ये क्या इनका यही होता है जहाँ पर इनको ये लगेगी कि आपकी जो है जहां पर उनको ज़्यादा होती लगेगी वहीं पर ये लगा लेंगे। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप इन्वॉल्व इन सेटिंग अप ए न्यू इंटरप्राइजेज। तो न्यू इंटरप्राइजेज को सेटअप करने के लिए कौन से स्टेप को फॉलो किया जाता है? क्रिएटिंग ए बिजनेस प्लान, मेकिंग ए प्रोडक्ट चॉइस, सिलेक्ट द लोकेशन। तो सभी को किया जाता है। मोर देन वन ऑफ द अबो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मोर देन अबो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट फॉर इंटरप्राइजेज। तो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है इंटरप्राइजेज को? इंटरप्राइजेज टेक्स प्लेस इन स्मॉल बिजनेस, इंटरप्राइज टेक्स प्लेस इन लार्ज बिजनेस, इंटरप्राइजेज टेक प्लेस इन वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 114, ए कंपनी नीड्स टू ऑब्टेन prior permission from the central government when it change the address of its registered office from। तो देखो सबसे पहले परमिशन लेनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अगर किस में एड्रेस में अगर कोई भी चेंज करना चाहते हैं वन सिटी टू अनदर सिटी, अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं विद इन द सेम सिटी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर हम दूसरे स्टेट में क्या नहीं कर सकते, अपने जो हेड ऑफिस है उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते। व्हाट हैज चेंज टू पैराडिज्म ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? सो ऑप्शन इन्वायरमेंटल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, ये सभी क्या करते हैं? करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। तो मोर देन वन ऑफ द अबो आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेट शॉपिंग फॉर कंज्यूमर। तो इंटरनेट शॉपिंग फॉर कंज्यूमर्स की कौन सी एडवांटेज है? लिमिटेड प्रोडक्ट वैरायटी, हायर प्राइस कंपेयर टू फिजिकल स्टोर, कन्वीनियंट एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबो। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कन्वीनियंट एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट वैरायटी ऐसा नहीं है, कितने भी प्रोडक्ट आप कर सकते हो। हायर प्राइस कंपेयर टू फिजिकल स्टोर, हायर प्राइस जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉसिबल होता है? कंपैरिजन भी पॉसिबल होता है कि कौन सी कंपनी हमें कम प्राइस पे दे रही है। विच फैक्टर रेफर्स टू कंज्यूमर टेंडेंसी टू रिले ऑन द ओपिनियन एंड रिकमेंडेशन ऑफ अदर्स व्हेन मेकिंग ऑनलाइन परचेज डिसीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोशल इन्फ्लुएंस। जो सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारे ऑनलाइन परचेज डिसीजन पे। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि भाई देखो ये चीज़ अच्छी आई हुई है, ठीक है, तो रिकमेंडेशन की जाती है अदर्स के द्वारा, तो हम उसको चेक करते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर refers to unplanned and spontaneous purchase made during online shopping session। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्पल्स बाइंग, जिसके बारे में हम क्या करते हैं? प्लान नहीं करते, बस एकदम से क्या कर ली जाती है? शॉपिंग कर ली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग की कौन सी फीचर है? नीड एंड वांट्स क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग कंज्यूमर कस्टमर वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि सभी की सभी फीचर्स है हमारी मार्केटिंग की।
विच टाइप ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व ऑफ ए प्रोडक्ट अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई रहेगा, नन ऑफ द अबोव। सॉरी, अगर मेंटल हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने। मेंटल हेल्थ, विच टाइप ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व मेंटल हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की मेंटल हेल्थ पर असर डालता है वो प्रोडक्ट का कौन सा रिस्क होता है। तो फिजिकल रिस्क इसका जो है आंसर आ जाएगा, क्योंकि टाइम रिस्क, फंक्शनल रिस्क, तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि फिजिकल रिस्क होता है जब हमारी मेंटल हेल्थ क्या है किसी प्रोडक्ट की वजह से अफेक्ट होती है। तो इसका ये थे आपके 120 क्वेश्चंस कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज़ के जो भी क्वेश्चन दिए गए थे आपके, वो फुल आंसर की हमारे अकॉर्डिंग जो है वो हमने प्रोवाइड करवा दी है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अकाउंटिंग को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उसमें भी ये हेल्प करेंगे। आपका एकलव्य का है या फिर HPSC का है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उनमें भी ये हेल्प करेंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो मार्क्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो कट ऑफ है एनालिसिस करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू।